नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के अंदर हम अब तीसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरी यूनिट का जो नाम है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। एक्चुअल में है क्या? विद्युत धारा का अर्थ ये होता है कि किसी चालक में से आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, आवेशों के प्रवाहित होने के कारण से, आवेशों के प्रवाह के कारण मतलब हम ये कह सकते हैं कि गतिमान आवेशों के कारण चालक में आवेश प्रवाहित होने का अर्थ यही है, धारा प्रवाहित होने का अर्थ यही है कि आवेश गति कर रहे हैं, अर्थात गतिमान आवेशों के कारण आवेशों के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें आप चुंबकीय पदार्थों को रखने पर वो आकर्षित या प्रतिकर्षित होने लगते हैं। विद्यार्थी, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अर्थात ये हुआ कि जब किसी चालक से या गतिमान आवेशों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक बार समझ लेंगे, सुन लीजिए कि हमारे पास में जो चालक है उसमें से आवेश बह रहा है, आवेश गतिमान है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक के चारों ओर, धारावाही चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और इस घटना को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आप लोगों को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ में आ गया होगा। देखिए, चालक में से आवेशों के प्रवाह के कारण या गतिमान आवेशों के कारण उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की घटना को, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की जो घटना है उसी को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए ध्यान देंगे विद्यार्थियों कि पहले जब ओरस्टेड ने अपना प्रयोग किया था, उससे पहले तक यह माना जाता था कि जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव हैं वो एक दूसरे से सेपरेट है, एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे के साथ में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ओरस्टेड ने एक प्रयोग से यह समझाया कि जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर विद्यार्थी फेराडे ने भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए यह बताया कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो विद्यार्थी इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभावों से, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, दोनों के बीच में एक आपस में संबंध होता है। और उन संबंधों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के लिए कुछ नियमों को एकत्रित किया था। 4 नियम दिए थे जिसको हम विद्युत चुंबकीय नियम कहते हैं। 4 नियम हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। अभी आपको यहां पर यही समझना है कि विद्युत धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस घटना को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्यार्थियों यहां पर हम बात करेंगे ओरस्टेड का प्रयोग। जो इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो है ओरस्टेड का प्रयोग। देखिए, ओरस्टेड ने विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को समझाने का एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट से ही हमारे को विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी व्याख्या हो पाई थी। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसको हम शॉर्ट में आराम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एक विद्युत परिपथ लिया। उस विद्युत परिपथ में एक सेल, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक लगा हुआ था।
इसके साथ में एक चुंबकीय सुई ली गई। जो चुंबकीय सुई है उसके अंदर विद्यार्थियों एक उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव वाले हिस्से को मैं इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, यहां से चौक की सहायता से डिफरेंट दिखा रहा हूं विद्यार्थियों। देखिए पहली कंडीशन में हमने ये तो व्यवस्था ली, उन्होंने एक विद्युत परिपथ लिया, एक चुंबकीय सुई ली। ये ओरस्टेड के द्वारा लिया गया परिपथ है। ये यहां पर हमारे पास में धारा नियंत्रक, ये कुंजी, और ये हमारे पास में बैटरी है। बी से कह दो, ई से कह दीजिए। देखिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम तीन स्थितियां यहां पर देखने वाले हैं। पहली स्थिति के लिए मैंने जो परिपथ चित्र है उसको बना दिया है। दूसरी स्थिति के लिए मैं परिपथ चित्र का निर्माण कर रहा हूं। आप लोगों को हम एक साथ में तीनों स्थितियों के बारे में समझा देंगे। यहां पर हमारे पास में जो चुंबकीय सुई है अब की बार इस वाली स्थिति में प्राप्त होगी। ये हमारे पास में इसका N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। देखिए ध्यान देंगे सारे विद्यार्थी एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पर। पहले मैं सर्वप्रथम प्रथम स्थिति को समझाने का प्रयास करूंगा। पहली स्थिति में क्या है, देखिए पहली स्थिति को आप गौर करके देखेंगे, जो विद्युत परिपथ है उसमें हमने कुंजी नहीं लगाई है। जो डॉट है उसको नहीं लगा रखा है। डॉट नहीं लगा रखा है इसका मतलब यह हुआ कि सर्किट में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित, इस वाले डायग्राम को देखिए यहां पर डॉट नहीं लगी हुई, इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो जो बैटरी है उसके द्वारा विद्युत धारा नहीं दी जाएगी, सर्किट में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सर्किट में से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब धारा प्रवाहित नहीं हो तो क्या होगा, तो जो चुंबकीय सुई है उसमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। जो हम पहले देख रहे हैं प्रेक्षण के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो ओरस्टेड ने सर्वप्रथम देखा, पहले हम भी उसी तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे, फिर इस एक्सपेरिमेंट से कौन से निष्कर्ष निकलते हैं उसकी बात करेंगे। तो जब धारा प्रवाहित नहीं हो तो चुंबकीय सुई एक प्रकार की चुंबकीय होती है जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव मौजूद होते हैं तथा चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो यहां पर जो चुंबकीय सुई है में विक्षेप नहीं आता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, में विक्षेप नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो पहली कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है विद्यार्थियों, हमने डॉट डाल दी है। डॉट डालते ही विद्यार्थियों जो बैटरी है उसके द्वारा धारा दी जाएगी, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर धारा प्रवाहित होगी और चुंबकीय सुई में एक तरफ विक्षेप आएगा। यह देखा गया कि जब सर्किट में से वायर में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चुंबकीय सुई में एक तरफ विक्षेप प्राप्त होता है। तो जब परिपथ से धारा प्रवाहित होती है, परिपथ से धारा प्रवाहित होती है, परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। चुंबकीय सुई के अंदर आपको एक तरफ विक्षेप मिलेगा। चुंबकीय सुई है वो एक तरफ विक्षेपित हो जाएगी, एक तरफ ये घूम जाएगी, एक तरफ मुड़ जाएगी जब विद्युत धारा सर्किट में से प्रवाहित होती है। तो तीसरी वाली जो कंडीशन है उसको भी आप समझ लेंगे विद्यार्थियों। अब की बार हम बैटरी के सिरों को चेंज कर रहे हैं, आप भी इसको गौर करके देख लीजिए विद्यार्थियों। यहां पर इधर पॉजिटिव टर्मिनल था, इधर नेगेटिव था, अब की बार मैंने इधर नेगेटिव लिया है, इधर पॉजिटिव लिया है। धारा की जो डायरेक्शन है वो पहले वाले स्थिति से अपोजिट होगी। पहली जो डायरेक्शन थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में अब धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय सुई के अंदर भी जो विक्षेप पहले मिल रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप आप लोगों को मिलेगा। पहले से विपरीत दिशा में चुंबकीय सुई घूमेगी। इसका मतलब हुआ कि जब परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा बदलने पर, जब परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित जो धारा है
धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए, विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत हो जाता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में आता है। पहले जिस दिशा में विक्षेप आ रहा था उससे विपरीत दिशा में चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप प्राप्त होता है। देखिए, जिस डायरेक्शन में धारा बह रही थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो जो विक्षेप है चुंबकीय सुई में उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। तो ये तो देखा गया ओरस्टेड के द्वारा। अब ये जो देखा गया, ये वाली जो घटनाएं देखी गई, उससे कौन कौन से निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। निष्कर्ष यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या देखा गया निष्कर्षों में, देखिए समझेंगे आप एक एक करके निष्कर्ष भी। कि पहला निष्कर्ष तो यही निकाला गया कि जब धारा प्रवाहित होती है, जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई में भी जो विक्षेप है वो नहीं आता। देखिए पहले डायग्राम से ही हमने पहला निष्कर्ष निकाला है, धारा नहीं बह रही तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप नहीं आता। दूसरा निष्कर्ष क्या है, जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप प्राप्त होता है। चुंबकीय सुई में विक्षेप तभी प्राप्त होगा जब धारा प्रवाहित होगी। यदि आप धारा की दिशा विपरीत कर दे, धारा यदि पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, धारा की दिशा आपने क्या कर दी, विपरीत कर दी, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है वो भी पहले वाली डायरेक्शन से विपरीत हो जाता है। तीसरा निष्कर्ष भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है उसकी दिशा भी बदल जाती। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चौथा जो निष्कर्ष है वो देखिए कि जैसे जैसे आप चुंबकीय जो तार है, धारावाही चालक तार है, उससे चुंबकीय सुई को दूर ले जाते हैं तो जो विक्षेप है वो कम होने लगता है। इसका मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता भी कम होने लगती है। आप जैसे जैसे इससे दूर जाओगे वायर से, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका परिमाण, उसकी वैल्यू, तीव्रता है वो भी घटती चली जाएगी। जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप भी पहले की तुलना में कम उत्पन्न होगा। तो ये जो चौथा बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे ही आप वायर से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। इसका मतलब है कि धारावाही चालक से जब आप दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। इसके साथ में विद्यार्थी यहां धारा नियंत्रक की सहायता से यदि हम धारा की वैल्यू को कम या ज्यादा कर दें, धारा के मान को हम यहां पर कम या ज्यादा कर दें, तो विद्यार्थी विक्षेप है वो भी कम ज्यादा हो जाएगा। विक्षेप कम ज्यादा होने का अर्थ यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम ज्यादा हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। दूरी के साथ में भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है। इसका अर्थ भी यही हुआ कि धारावाही चालक से दूरी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलता है। तो जो पांचवा बिंदु है वो भी यही है कि धारा का मान बदलने पर, धारा का यदि मान बदल दें तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले की तुलना में बदल जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता उसका परिमाण भी बदल जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आगे का जो वीडियो हम तैयार करें उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।